जी, अब कल की क्लास में हमने आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ा था बेटा, कि आयोनाइजेशन क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की जुमरे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिसिस को भी पढ़ना है। तो वो आयोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, यानी करंट पास उसमें से हो, उसके लिए आयोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम यहाँ देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसी भी सॉल्यूशन में से ज्यादा कैसे हो सकती है, उसके कुछ फैक्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास बेटा डाइल्यूशन का है। और अभी हमने ये बात की थी आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन में कि जितना ज्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है वो उतना ही ज्यादा उसके अंदर आइंस बनने के चांसेस होते हैं, और जितने ज्यादा आइंस बनते हैं तो उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होती है। इज दैट क्लियर? मतलब नंबर ऑफ आइंस, दो चीजें हैं बस ये याद रखना, दो फैक्टर हमें बस याद रखने। कंडक्टेंस अच्छी करनी है, उसके लिए दो काम करने, एक नंबर ऑफ आइंस और दूसरा स्पीड ऑफ आइंस। ये दो चीजें ज्यादा करनी है, दोनों में से कोई एक चीज बढ़ रही हो या दोनों चीजें बढ़ रही हो तो हमारी कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। क्लियर? आगे चलूं? यस सर। अच्छा, अगला देखिए, अगला है बेटा एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो बेटा स्पीड ऑफ आइंस ही है ना बेसिकली। यानी कि अगर एक आइन की स्पीड फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकेंड है किसी सॉल्यूशन में, और दूसरा आइन की स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड है किसी सॉल्यूशन में, तो कौन सा वाला ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा? ऑब्वियसली सर जिसकी स्पीड 3 होगी। अब सर जिसकी स्पीड 3 होगी, ज्यादा होगी, जब वो तेजी से ट्रेवल करेगा तो वो करंट भी ज्यादा पास करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। क्या ख्याल है? तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। अच्छा, ये बात बेटा हमेशा याद रखना कि किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा बेटा उतने ज्यादा आइंस आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर 10 ग्राम सॉल्यूट 100 आइन देता है तो 20 ग्राम सॉल्यूट 200 आइन देगा। तो अब जब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है यानी कि डिसॉल्व होने की सलाहियत बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आइंस बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ आइंस बढ़ेंगे तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सर ये टॉपिक नोट्स में कहाँ है? बेटा हो सकता है नोट्स में ना हो, मतलब ये वैसे भी नॉलेज के लिए ये चीज है भी आपके, यानी ये जो भी आप पढ़ रहे हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाला। आर्हीनियस थ्योरी का तो आ सकता है, लेकिन ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो आपको समझाने सर के लिए। आरएनएस सर आरएनएस थ्योरी जो आपने पढ़ाई थी वो सिर्फ पोस्टलेट्स नोट्स में लिखे हुए, तो बस वहीं तक लिखना होगा ना, हाँ आपने हाँ जो हाँ, आगे बातें बताई थी नहीं वो नहीं 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 लिखनी नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। तो बेटा सही है, नॉलेज के ठीक लिए है। तो मैं बहुत सारी चीजें जस्ट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। जी सर, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है बेटा वो वही बात आ गई कि जो सॉल्यूशन सॉल्यूट जितना ज्यादा आयोनाइज होगा वो उतना ही ज्यादा अपने अंदर से करंट पास करेगा। ठीक है ना? तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे निकाल रहे थे हम? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट याद होगा आपको कल की क्लास का। जैसे मैंने HCl की एग्जांपल दी थी। अब HCl में क्या था? HCl में H और Cl के जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए थे तो 100 आउट ऑफ 95 मॉलिक्यूल टूटे थे इसके। और एसिटिक एसिड की जब हम बात कर रहे थे तो CH3 COO और H पॉजिटिव, इसके 100 आउट ऑफ 30 मॉलिक्यूल्स ही डिकम्पोज हुए थे। अच्छा, अब दोनों में से करंट ज्यादा किस में पास होगा? जिसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगी। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला ये रहा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयोनाइज पार्टिकल। कितने आयोनाइज हुए? जैसे यहाँ पर 95 आयोनाइज हुए, और टोटल आपने डिसॉल्व कितने किए थे? 100 डिसॉल्व किए थे। कितना हो गया ये? 0.95 या फिर 95%। इसका अगर देखें तो 30 आयंस, नंबर ऑफ आयोनाइज पार्टिकल कितने? 30। टोटल डिसॉल्व कितने किए? 100।
डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0.30 या फिर 30%। समझ गए? जी सर। जी सर। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई असर कंडक्शन पर नहीं होता, बस इतना याद रखना। अच्छा जी, अब मैं आपको जो चीज बताने पढ़ाने जा रहा हूं बहुत जरूरी है और याद रखने वाली बात है, जरा ध्यान से समझिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशंस हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन, कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन कर ले तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कोई सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन लूज कर दे तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। बेटा वरीशा माइक बंद कीजिए। ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरीके से ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। देखो यहां हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहां हो रहा है गेन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहां हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। और रिडक्शन जब भी होता है तब भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो डेफिनेशन के पॉइंट 3 है, ये जो चौथा पॉइंट है ना ये बेसिकली एसोसिएटेड है पहले वाले मतलब तीसरे वाले पॉइंट से, यानी कि ये दोनों समझ लो एक ही बात रहेगी और ये दोनों समझ लो एक ही बात रहेगी। ठीक है ना, टोटल 3 पॉइंट है। अब देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन की एग्जांपल देखो। Fe+ ऑक्सीजन, ये बन गया Fe2O3। अब देखो रिएक्टेंट साइड पर आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट साइड पर है, तो आयरन ने ऑक्सीजन को कर लिया गेन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन की एग्जांपल देखो। भाई मिसाल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया एटॉमिक हाइड्रोजन से। अच्छा बेटा याद रखना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं होता, एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है, और ये जरा कम रिएक्टिव है। मतलब 2H को तो बस मौका चाहिए, ये जहां आया ना वहां रिएक्शन करेगा ही करेगा। इस दुनिया की कोई ताकत इसको रिएक्शन करने से नहीं रोक सकती। समझ गए भाई? तो अब ये 2H आया, इसने क्या किया, इसने कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन लगा ना उसको निकालकर वाटर बना दिया। अच्छा, अब कॉपर के पास जो ऑक्सीजन था वो निकल गया, तो कॉपर के पास से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो कॉपर की हो गई रिडक्शन। ठीक है। इसने आयरन आयरन ने ऑक्सीजन गेन किया तो आयरन की हुई ऑक्सीडेशन, इधर कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया तो कॉपर की हुई रिडक्शन। क्लियर ये वाली बात बेटा? यस सर। अच्छा, अब एक ही एग्जांपल से लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन दोनों समझाता हूं। देखो
H2S plus Cl2 will make 2HCl plus S. अच्छा जी, अब बताओ मुझे जरा, इधर इस वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर मुझे हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पर मुझे हाइड्रोजन नजर आ रहा है, प्रोडक्ट साइड पर नजर नहीं आ रहा। जैसे जैसे यहां देखो, सल्फर के साथ रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे सल्फर अकेला हो गया, तो सल्फर के पास क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, क्या ख्याल है? जी। तो सल्फर की हो गई रिडक्शन, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को जरा दूसरी नजर से देखो, रिएक्टेंट साइड पे मुझे क्लोरीन के साथ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका मतलब इसने हाइड्रोजन गेन कर लिया, और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। कौन रिड्यूस हो गया, कौन रिडक्शन हुआ, क्लोरीन की हुई। अच्छा, सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई है, मैंने गलती से रिडक्शन लिख दिया। ठीक है बेटा, समझ गए ये वाली बात? जी सर। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, 10+2 था, तो उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो ये 10+4 हो गया। इसी तरीके से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए, अगर क्लोरीन के न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्लोरीन माइनस हो गया। अच्छा, 10 का +4 है, अगर कहीं से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और उसने गेन कर लिया तो वो गया 10 का +2। हो गया 10 का +2, ठीक है। अब देखो, इधर दोनों ही रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हुआ, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन है। इधर दोनों ही रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो रिडक्शन है। अच्छा देखो, जब ऑक्सीडेशन होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो एटम के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो बढ़ता है। जैसे सोडियम पर 0 था, 0 से +1 हो गया। इसी तरीके से Sn पर देखो +2 था, +2 से क्या हो गया, +4 हो गया। इसे कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो चार्ज होता है ना ऊपर वाला जो नंबर होता है, इसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। देखो, अभी इधर क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये 0 से क्या हो गया, -1 हो गया, छोटा हो गया ना नंबर, 0 से -1। इसी तरीके से यहाँ देखो, Sn के ऊपर +4 है, 10+4, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये 10+4 से क्या हो गया, 10+2, तो +4 से +2 नंबर छोटा हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा ये वाली? जी सर। ठीक है। अच्छा बेटा, आप देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से जरा एक बात याद रखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जब अमल कभी होता है ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों हो रहे होंगे। जैसे देखो, यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सिर्फ लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। इधर भी कोई एक बात हो रही है। देखो, किसी भी रिएक्शन में इन तीन में से कोई एक बात भी हो जाती है ना, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गई। तीन में से कोई दो बातें हो रही हैं तब भी ऑक्सीडेशन है, तीन में से तीनों बातें हो रही हैं तब भी ऑक्सीडेशन है, तीन में से कोई एक बात हो रही है तब भी ऑक्सीडेशन है। समझ गए? जी सर। सेम इसी तरीके से बेटा रिडक्शन के लिए भी है, ठीक है ना, कि रिडक्शन में अगर कोई एक बात हो गई तो भी रिडक्शन है, तीनों बातें हो गई तो भी रिडक्शन है, ठीक है ना, बस ये याद रखना है। अभी कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ ले। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब एक बात अभी और करनी है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा बेटा, अब जरा इसे देखो। अब मैं एक रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान और गौर के साथ इस रिएक्शन को समझना। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन का अमल करवाता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? वो सब्सटेंस जो रिडक्शन रिएक्शन करवाता है या रिडक्शन का अमल करता है, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है? जो ऑक्सीडाइजिंग का अमल करा दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन का अमल करा दे वो रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीडेशन का अमल करवाने वाला जो सब्सटेंस है बेचारा, वो दूसरे को तो ऑक्सीडेशन करवा देता है, लेकिन खुद बेचारा रिड्यूस हो जाता है। और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बेचारा दूसरे को तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन बेचारा खुद बेचारा गरीब क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है भाई? अब जरा देखो, इस रिएक्शन की बात करूं तो पहले मैं बात करता हूं इसकी, H2S की। रिएक्टेंट साइड पे H2S नजर आ रहा है और प्रोडक्ट साइड पे सल्फर अकेला नजर आ रहा है। यानी इस H2S में से अगर हाइड्रोजन हटा दूं तो सल्फर बचेगा, यानी कि इस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन लूज हो गया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि H2S की ऑक्सीडेशन हो गई। सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस H2S के साथ रिएक्टेंट साइड पर और कौन है? सल्फर है। नहीं, H2S के साथ, ये तो पूरा एक कंपाउंड है ना। क्लोरीन। क्लोरीन है ना? ठीक है, वेरी गुड, क्लोरीन है। अब तो इसका मतलब H2S के साथ ये सलूक कौन कर रहा होगा? क्लोरीन कर रहा होगा। तो क्लोरीन हेयर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, क्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन के हिसाब से। देखो, रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन अकेला था, प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन के साथ मुझे हाइड्रोजन नजर आ रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि क्लोरीन जो है वो यहां पर हाइड्रोजन अगर गेन कर रहा है तो इसके साथ क्या हुआ होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्लोरीन के साथ रिएक्टेंट साइड पर कौन है और? H2S। तो रिडक्शन का अमल कौन करवा रहा होगा? H2S। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा खुद गौर करो, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी H2S। ऑक्सीडेशन हो गई और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी रिडक्शन हो गई। यही बात तो मैंने भी लिखी ऊपर। समझ गए? जी सर। अब आखिर में आ जाओ रेडॉक्स।
reduction and oxidation reactions always occurs simultaneously. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा एक साथ होते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं होते। यानी अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है तो वहीं कहीं ऑक्सीडेशन भी हुई होगी, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब वहीं कहीं रिडक्शन भी हुई होगी। समझ गए बेटा सारी बात? बेटा बात समझ में आ गई सारी? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? कोई सवाल? नो कोई सर। confusion? नो नोट सर। ले लो जल्दी से। अच्छा भाई,